हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम सामान्य ज्ञान के विषय प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो बिना समय को गंवाए आए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। हड़प्पा पुरास्थलों की खुदाई से प्राप्त कलाकृतियों में कौन सी चीज़ सर्वोत्तम है? तो जो मोहरें प्राप्त हुई हैं हड़प्पा की खुदाई से, वो सर्वोत्तम चीज़ है। कांसे की बनी एक नर्तकी की छोटी मूर्ति किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पाकालीन स्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियाँ अधिकांशतः किनकी हैं? तो जो हड़प्पाकालीन स्थलों से मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं वो अधिकांशतः जो है कि वो नारी की हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में जानकारी किनसे मिलता है? तो लिपि के विषय में जानकारी जो है कि वहाँ से प्राप्त मुहरों से पता चलती है। हड़प्पा वासियों की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक। हड़प्पा या सिंधु लिपि सर्वप्रथम कब प्रकाश में आई? तो 1853 ईस्वी में। संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाश में आई? तो 1923 ईस्वी में। सिंधु लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती है? सिंधु लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती है? तो दाईं से बाईं की तरफ, फिर बाईं से दाईं की तरफ। हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो हड़प्पा सभ्यता में जो है कि वो सर्वाधिक प्रचलित थी किनकी उपासना? तो मातृ देवी की। किन हड़प्पा पुरास्थलों से यज्ञ, हवन कुंड या अग्निकुंड वेदियाँ प्राप्त हुई हैं? तो ये हड़प्पा, लोथल एवं कालीबंगा से। किस हड़प्पाकालीन पुरास्थलों से प्राप्त एक मुद्रा में शिव के आद्य रूप या पाशुपत रूप को चित्रित किया गया है? तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा वासियों का पवित्रतम वृक्ष था? तो पीपल। हड़प्पा वासी किस पशु को सर्वाधिक पवित्र मानते थे? कुबड़ वाले सांड को। किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्तर यानी पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से ही प्राप्त हुई है। हड़प्पा समाज किस प्रकार का था? तो मातृसत्तात्मक। भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातात्विक का जनक कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस हड़प्पा पुरास्थल की खुदाई की गई थी? तो रोपण की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए हैं? तो गुजरात में। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल है तो धौलावीरा। किस हड़प्पा पुरास्थल को मृतकों या मुर्दों का टीला कहा जाता है तथा सिंध का नखिलस्तान उपनाम से भी जाना जाता है? तो वो मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला जो है कि मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है, याद रखेंगे, मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग के सभ्यता माना जाता है। किन हड़प्पा पुरास्थलों से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं? तो लोथल, सुरकोटदा व कालीबंगा से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। किस हड़प्पा पुरास्थल को लघु हड़प्पा कहा जाता है? तो लोथल को जो है कि लघु हड़प्पा कहा जाता है। सर्वप्रथम किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा नाम दिया था? तो सर जॉन मार्शल जो हैं, सर जॉन मार्शल जिनके नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, उन्होंने ही सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था। विद्वानों ने वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया है? कौन कौन? विद्वानों ने वैदिक काल का विभाजन जो है कि 2 भागों में किया है, एक ऋग्वैदिक काल व दूसरा उत्तर वैदिक काल। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे क्या कहा जाता है? तो ऋग्वैदिक काल। कब से कब तक के काल को ऋग्वैदिक काल माना गया है? तो 1500 से 1000 के बीच का जो काल है, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के जो बीच का काल है उसे ऋग्वैदिक काल माना गया है। जिस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य 3 वेदों जैसे वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों और अरण्यकों तथा उपनिषदों की रचना हुई उसे क्या कहा जाता है? उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। कब से कब तक के काल को उत्तर वैदिक काल माना गया है? तो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व के काल को उत्तर वैदिक काल माना गया है। वैदिक कालीन भारत के निवासियों को क्या कहा जाता था? तो वैदिक कालीन भारत के निवासियों को आर्य कहा जाता था, आर्य।
आर्य कहा जाता था। आर्यों के मूल निवास संबंधी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत के अनुसार आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो मध्य एशिया, जिसे बैक्ट्रिया कहा जाता था। आर्यों के मूल निवास संबंधी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत मध्य एशिया का सिद्धांत किस विद्वान के द्वारा दिया गया था? तो प्रोफेसर मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य जो हैं कि वो मध्य एशिया से आए हुए हैं, और यही जो मत है वो सर्वाधिक मान्य था। आर्य शब्द तथा आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? तो ऋग्वेद से ही मिलती है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो श्रेष्ठ या उच्च वंश होता है। आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत। भारत आने वाले आर्य क्या कहलाए? इंडो आर्य। भारत आर्य जो है कि भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो पंजाब में बसे, सैप संधव प्रदेश में। वैदिक समाज के कितने वर्गों में विभाजित था और कौन कौन? तो वैदिक समाज जो था वो 4 वर्गों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आरंभ में अर्थात ऋग्वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होता था? तो व्यवसाय के आधार पर। कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होने लगा था? तो जन्म के आधार पर। वैदिक काल में आय का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? तो वैदिक काल में आय का 1/16 भाग जो है कि कर के रूप में लिया जाता था। वैदिक काल में लेन देन तथा व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो वस्तु विनिमय। वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो गुरुकुल में। ऋग्वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र थे ऋग्वैदिक काल में। कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन बन गए थे? तो प्रजापति बन गए थे। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं में मुख्य कार्य क्या था? तो यज्ञ था। ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? तो सरस्वती को। वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? वेक नोट। आगे देखेंगे, वैदिक काल में राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ। यही अश्वमेध यज्ञ है जिसमें अश्व यानी घोड़े को छोड़ा जाता है और घोड़ा रोकने वाला छोड़े गए राजा का जो कि चुनौती स्वीकार कर उससे युद्ध करता है। वैदिक काल में शौर्य प्रदर्शन व मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था तो वाजपेय यज्ञ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? तो महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। किस ग्रंथ में, ध्यान देंगे, किस ग्रंथ में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो अंगुत्तर निकाय में। मगध के सबसे प्राचीन ज्ञात राजवंश का नाम क्या था? तो बृहद्रथ। मगध में सर्वप्रथम किसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो बृहद्रथ। महाभारत कालीन जरासंध किसका पुत्र था? बृहद्रथ का। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो 545 ईसा पूर्व। बिंबिसार ने किस नगर का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था? तो राजगृह का निर्माण करके उसे अपनी राजधानी बिंबिसार ने ही बनाया था। बिंबिसार की पहली और प्रधान पत्नी कौशला देवी किस कौशल नरेश की बहन थी? तो वो प्रसेनजीत की बहन थी। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो वह था बौद्ध धर्म का अनुयायी। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार का समकालीन राजवैद्य जिसे उसने महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था तो कौन थे वो राजवैद्य? तो उनका नाम था जीवक। जीवक को बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। ये बिंबिसार जो है कि हर्यक वंश का संस्थापक है और इसके पुत्र का नाम अजातशत्रु था। बिंबिसार द्वारा अवंती के जिस पांडु रोग पीड़ित शासक की चिकित्सा के लिए अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा गया था वह अवंती शासक था प्रद्योत। प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित हो गया तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके इलाज के लिए भेजा था। प्रद्योत जो है अवंती का शासक था। 493 ईस्वी में, ध्यान देंगे, 493 ईस्वी पूर्व में बिंबिसार की हत्या कर मगध की गद्दी पर कौन बैठा? तो उसी का पुत्र अजातशत्रु जो है कि बिंबिसार की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो उसको कुणिक जो है कि कहा जाता था, उसका उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो अजातशत्रु जो है कि जैन धर्म का अनुयायी था।
461 ईस्वी पूर्व में कौन अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा था? तो 461 ईसा पूर्व में अजातशत्रु का पुत्र उदयन, जिसका उदयन नाम था, वो अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके 461 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और उदयन जो है कि अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके 461 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो पाटलिपुत्र को उदयन ने अपना जो है कि राजधानी बनाया। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? तो ये जो है कि जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्या थी जिससे मगध उत्तरी भारत का सबसे अधिक विशाल तथा शक्तिशाली साम्राज्य बन गया? तो अवंती का मगध में विलय। जब उदयन गद्दी पर बैठा तो इसने अवंती को जो है कि अपने साम्राज्य में मिला लिया, अपने मगध में विलय कर लिया, जिससे कि उत्तर भारत का सबसे अधिक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। उदयन का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी था कौन था? तो वो नागदशक था। 412 ईस्वी में किसने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को अपदस्थ कर मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की? तो ध्यान देंगे, शिशुनाग जो था, शिशुनाग ये नागदशक का ही मंत्री था जिसने नागदशक को अपदस्थ कर धोखे से 412 ईस्वी पूर्व में हर्यक वंश के अंतिम शासक को अपदस्थ करके जो है कि मगध की गद्दी पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश का प्रथम शासक शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ स्थानांतरित की? तो पुनः इसने जो है कि अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की। आगे देखेंगे, शिशुनाग का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना वह था कालाशोक। शिशुनाग का उत्तराधिकारी यानी उसका जो पुत्र था कालाशोक था। कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पुनः जो है कि कहाँ स्थानांतरित की? तो पाटलिपुत्र। तो यहाँ ध्यान देंगे, उदयन और नागदशक के समय मगध की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। शिशुनाग ने जैसे ही शिशुनाग वंश की स्थापना की तो उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की, और पुनः जब इसका पुत्र कालाशोक जब है कि गद्दी पर बैठा तो उसने फिर अपनी राजधानी वैशाली से जो है कि पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन को माना जाता है। नंदीवर्धन। नंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। याद रखेंगे मित्रों, महापद्म नंद को नंद वंश का संस्थापक माना जाता है। महापद्म नंद द्वारा विजित प्रमुख राज्य कौन कौन थे? ऐसे कौन से राज्य हैं जो महापद्म नंद ने जीता था? तो देखेंगे, कुरु, पंचाल, मिथिला, कलिंग, ये राज्य जो है कि महापद्म नंद द्वारा जीते गए थे। नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ। ये वही घनानंद है जिसको हरा करके चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश के स्थापना कराई थी मगध में। घनानंद के शासनकाल में किस यूनानी शासक का मगध पर आक्रमण हुआ था? तो घनानंद जब शासन कर रहा था मगध पे उस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था। घनानंद को युद्ध में पराजित कर किसने मौर्य वंश की स्थापना की? तो घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कि युद्ध में पराजित कर और मौर्य वंश की स्थापना की। मगध साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत किस विजय से हुई तथा किस विजय से इसका अंत हुआ? तो मगध साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत जो है कि अंग और कलिंग, ध्यान देंगे, अंग से शुरुआत हुई और कलिंग से इसका अंत हुआ। कलिंग जो कि अशोक ने इस पर आक्रमण किया था। आगे देखेंगे, मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था तो शिशुनाग वंश। पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर बसा था? तो सोन व गंगा नदी पर के संगम पर। प्राचीन काल में कुसुमपुर किस नगर का दूसरा नाम था? तो पाटलिपुत्र का जो है कि दूसरा नाम था कुसुमपुर। आगे देखेंगे, राजगृह का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कराया था। मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसने किया? तो महापद्म नंद ने, जो नंद वंश के संस्थापक थे। बिंबिसार के राजवैद्य जीवक ने आयुर्वेद की शिक्षा कहाँ से ली थी? तो उन्होंने तक्षशिला से आयुर्वेद की शिक्षा
ली थी। सिकंदर का जन्म कब हुआ था और वह किसका पुत्र था? तो ध्यान देंगे, सिकंदर का जो जन्म है वो 356 ईस्वी पूर्व हुआ था और वह फिलिप द्वितीय का पुत्र था। फिलिप द्वितीय कहाँ का शासक था? तो फिलिप द्वितीय जो है मकदूनिया का शासक था। फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद कितने वर्ष की अल्पायु में सिकंदर महान मकदूनिया का शासक बना? तो 20 वर्ष की अल्पायु में, 20 वर्ष की उम्र में जो है कि सिकंदर महान जो है वो मकदूनिया का शासक बनते हैं। सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया था? तो 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर द्वारा भारत विजय अभियान शुरू किया गया था। सिकंदर महान का मुख्य सेनापति था, कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर महान के भारत आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था? उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर जो है कि उत्तर भारत पर किस वंश का शासक था और वह कौन सा शासक था? तो जो पुरु वंश था उसका शासन था और उसके राजा पोरस थे, वहीं शासक थे। पोरस और सिकंदर के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो पोरस और सिकंदर के बीच हुए युद्ध को हाइडेस्पिस का युद्ध के नाम से जाना जाता है। हाइडेस्पिस का भारतीय नाम क्या है? वितस्ता अथवा झेलम। सिकंदर अपने द्वारा विजित भारतीय प्रदेशों को अपने किस सेनापति को सौंपकर वापस यूनान के लिए प्रस्थान कर गया? सिकंदर अपने द्वारा जो है कि विजित प्रदेशों को सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर का सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर, इसी के हाथों सौंप करके जो है कि वो पुनः बेबीलोन चला गया। सिकंदर का आक्रमण नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो एरियन। एरियन जो है सिकंदर का आक्रमण नामक ग्रंथ के लेखक हैं। अलेक्जेंड्रिया ऑफ द एराकोसियंस अर्थात आधुनिक कंधार नगर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर ने ही की थी कंधार की स्थापना। मौर्य वंश का इतिहास जानने के लिए विदेशी विवरणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है और इसके लेखक कौन हैं? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है कि वो इंडिका है, जो मौर्य वंश के शासन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताता है और इसके लेखक हैं मेगास्थनीज। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? उसकी माता का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी में हुआ था और उसकी माता का नाम था मूरा। चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? तो तक्षशिला में। तक्षशिला में चंद्रगुप्त के शिक्षक कौन थे जिनकी मदद से उसने एक विशाल सेना तैयार की? तो इनके गुरु शिक्षक जो हैं वो चाणक्य थे। राजा बनने के पहले चंद्रगुप्त का पहला अभियान किस राज्य के विरुद्ध था जो असफल रहा? तो वो मगध राज्य के विरुद्ध था। राजा बनने के पहले चंद्रगुप्त का पहला सफल अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? इस अभियान में उसने किन्हें पराजित किया था? तो राजा बनने से पहले चंद्रगुप्त का पहला अभियान जो है वो पंजाब व सिंध पर था और इस अभियान में उसने यूनानियों को जो है कि पराजित किया था। किसके विरुद्ध सफलता ने चंद्रगुप्त मौर्य को संपूर्ण उत्तर भारत का स्वामी बना दिया? तो ये घनानंद के विरुद्ध उनकी जो सफलता थी, घनानंद से युद्ध में जो उन्होंने विजय हासिल किया, वहीं विजय इनको जो है कि संपूर्ण उत्तर भारत का स्वामी बना दिया। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो मगध की गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व में जो है कि बैठे। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक किसने किया? तो चाणक्य ने। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे अपना राजदूत नियुक्त किया था? तो सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को अपना राजदूत नियुक्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? तो ब्राह्मण धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया? तो ये जैन धर्म को स्वीकार कर लिए। श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब तथा किस कारण से हो गई? तो कर्नाटक में स्थित श्रवणबेलगोला है, वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य 298 ईस्वी में जो है कि 298 ईस्वी पूर्व में उपवास के कारण जो है कि इनकी मृत्यु हो गई। बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 298 ईस्वी पूर्व में। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार यानी वारिसार कहा गया है।